गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो क्लास 9th में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एट ए ग्लांस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज नोन एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में ये पहला लेक्चर है। इसको हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल कैसे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं अभी, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सैलेंसर केमिस्ट्री। तो बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम कंसेप्ट दिए गए थे। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया, और जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया। फिर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जे टॉमसन ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, बोरबरी ने दिया, नील बोर ने दिया एंड समरफील्ड ने दिया। तो इन सबों का कंक्लूजन ले करके हम आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इससे बात निकल के आती है कि अगर हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम बच्चों कंक्लूजन निकालें तो अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स और अभी तक के मॉडल के हिसाब से ये हमको पता चला कि सभी एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर तमाम सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया इस किसके बारे में, एटम के बारे में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे होता है। तो अब इन्हीं के बारे में हमको जानना है कि एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होगा, जिसे हम बेसिक पार्टिकल्स कहेंगे, बेसिक पार्टिकल्स। और ये जो बेसिक पार्टिकल्स होंगे ये जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। एक होगा स्टेबल और दूसरा होगा अनस्टेबल। ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेबल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द अनस्टेबल। अगर हम बेसिक पार्टिकल्स या इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स या बेसिक पार्टिकल्स होता है। तो स्टेबल जो पार्टिकल्स हैं, वह स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, वो सबसे पहले आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन, फिर आता है न्यूट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं तीन जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जो इस एटम में रहते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसके बीच में न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटम, एटम इज स्फेरिकल इन द शेप in which in the center of the atom a nucleus is found, in which neutrons and protons are present and electrons are revolving around the nucleus with very high speed। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। अब बेटा, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका हिंदी में कहें क्षणिक अस्तित्व होता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, जिनका एग्जिस्टेंस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए होता है, वह एटम में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका क्षणिक अस्तित्व होता है, आना जाना लगा रहता है। कुछ पार्टिकल्स का नाम मैं बता दे रहा हूं जो इसमें पाए जाते हैं। जैसे इनको हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन है बच्चों, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, या पाई मेशान। ये सारे के सारे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बट दे आर अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स।
तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि स्टेबल, हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और पाई मेसन। आइए देखते हैं। अगर हम इसके सिंबल की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। E-1 0, P+1 और P+1 और 1, और न्यूट्रॉन को N 0 and 1 हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस E0-1, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, इसका मास नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, जिसे हम 0 कह सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है और इसका मास 1 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और इसका मास 1 होता है। तो इस तरह से ये इसके बारे में हो गया। पॉजिट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी जान लीजिए, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रिनो जो होगा वो क्या होगा, जिसे हम ऐसे बोलते हैं। एंटी न्यूट्रिनो ऐसे होगा और पाई मेसन ऐसे होता है बेटा। ये पाई मेसन 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल पाई मेसन, पॉजिटिवली चार्ज पाई मेसन और नेगेटिवली चार्ज पाई मेसन। तो ये बहुत डिस्कशन का विषय नहीं है, ये सिंबल मैंने आपको बता दिया। हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए यहाँ से मैं अब इसको हटाता हूँ। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आज हमको डिस्कस करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट अ ग्लांस। हो गए बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे बढ़ाते हुए लिख देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा, यू नो, जे टॉमसन ने, ठीक है। जे टॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और अगर हम इसके चार्ज की बात करें, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसने दिया था, मिल्किंस ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या किया, कैलकुलेट किया था। -1.6 × 10⁻19 माइनस लगा दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव होता है। या ये जो इसका रिजल्टेंट होता है 1.6 × 10⁻19, या इसी को अगर हम ESU में कन्वर्ट करें तो ये होता है बेटा 4.8 × 10⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो ये अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्ज इसका इतना हो गया। अगर हम मास की बात करें इसका, अगर हम मास की बात करें बच्चों, तो मास जो होगा वो कितना होता है, बहुत छोटा होता है। दैट इज 0.000548 AMU, बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। या अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें ग्राम या किलोग्राम में, तो होगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। या अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। पक्का। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ लिखा, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने करी। इसका चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम, नेगेटिवली चार्ज। और इसका जो चार्ज होता है ESU में 4.8 × 10⁻10 ESU। इसका मास इतना होगा 0.005486 AMU। या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, अलग अलग बुक में लिखा होगा। अगर हम इसके मास की बात करें, ये जो 0.005486 आ रहा है, ये 1/8037 किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों के बराबर होता है, जिसे हम AMU कह सकते हैं। गौर से देखेंगे बेटा, ये 1/1837, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1840 भी लिखा होता है, तो डोंट वरी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा चीज़ बता दूँ कि इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए E/m का जो रेशियो था, वह E/m रेशियो किसने निकाला, जे टॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से E/m की वैल्यू निकाली। और उस E/m में E मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल्किंस ने बताया, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसी E/m रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻28 ग्राम के। ठीक है।
तो अब E/m क्या होता है, कभी कभी पूछता है वाई E/m इज कांस्टेंट, तो हमें कह सकते हैं कि E/m का जो वैल्यू होता है वह उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट गैस के नेचर पे या जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उस इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए E/m की जो वैल्यू होती है फॉर द कैथोड रेज या फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपको पता है 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। तो अब बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने करी। इसका जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, या यही जो इसी की वैल्यू होगी वही होगी। और अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास जो होगा, दो तरह का मास होगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। अब हम बात करेंगे 1.00727 AMU, या इसी को अगर हम ग्राम या किलोग्राम में करें तो 1.6726 AMU, या इसी के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1.00727 AMU 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किसके बारे में होगी बेटा बात? ये हम बात कर लिए प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट ए ग्लांस। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक, 1932 में, जेम्स चैडविक। और इसका जो चार्ज होगा वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, तो दैट इज चार्ज 0 हो गया। और अगर हम इसके मास की बात करें तो मास जो होगा बेटा होता है 1.00866 AMU, या इसी को अगर हम ग्राम में लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1.6748 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6748 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, हो गया प्रोटॉन के बारे में, हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। ये इसके चार्ज हैं, मास हैं, रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये होता है बेटा रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब हो गया 1.007 मीन्स 1, या इसका भी जो मास होगा 1.008 मीन्स 1, और ये जो इसका मास होगा एक को कहते हैं रिलेटिव मास और एक कहेंगे एब्सोल्यूट मास, ठीक है। तो अब चार्ज के बारे में बात हो गई, मास के बारे में बात हो गई, डिस्कवरी की बात हो गई। तो यही हम आज आपको बताने वाले थे कि किसी भी एटम का जो बेसिक पार्टिकल्स होता है, इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको नोट करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब आगे अगर हमको बताना है तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे हम कुछ एटम की बात करेंगे। एटम इन द सेंस मतलब एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, या आइसो स्टेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने माल मिल जाएंगे। चलो बेटा हो गया। तो हम क्या करें, अब हम इसकी बात कर रहे थे, कौन कौन सा टॉपिक हमने लिखा था, मैं सारे टॉपिक्स लिख दे रहा हूं। आइसोटोप्स, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स क्या होता है,
आइसोबार्स क्या होंगे, ये सारे बात करेंगे। आइसोटोप्स कहते हैं बेटा एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, elements with same atomic number and different atomic masses, इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, H11, H12 एंड H13। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, या ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे कार्बन का एक आइसोटोप्स कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। वी ऑल नो दैट इज अ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और नंबर तीसरा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा। और नंबर 4 अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन Cl35 और क्लोरीन Cl37, इसको इसी नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिख दिया था H11, H12 और H13, इस तरह कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इसका नाम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C612, C613, C614। करेक्ट वन। पढ़ते इसको क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इस तरह ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स। ठीक है, अब इसी क्रम में हम दूसरा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं बच्चों आइसोबार्स। इसमें कुछ चीजें आपने पहले से सुन रखी होगी, लेकिन कुछ चीजें आपको पहली बार देखने को मिलेंगी, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। आइसोटोप्स के बाद हम लिखेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लें, सपोज कर लो हमारे पास पोटेशियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 20। अगर हम इसका मास 40 ले लें और इसका मास 40 ले लें, तो एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, आइसोबार्स कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स ले लिया और उस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हम ट्राइटियम बोलते हैं। ट्राइटियम और हीलियम 3 ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन मास नंबर सेम है, तो दीज आर नोन एज द आइसोबार्स। करेक्ट एग्जाम्पल। ये सब बात बच्चे क्लास 9, 10 में ही पढ़ लेते हैं, कुछ बहुत नहीं है। अब इसके बाद की जो चीज़ें आएंगी वो आपको यहाँ जानना होगा बच्चों। नंबर तीसरा, आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब होता है एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में या किसी भी एलिमेंट में जो न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए तो दैट इज नोन एज द आइसोटोन्स। एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लेंगे। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और 38, पोटेशियम 19 और 39, कैल्शियम 20 एंड 40। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ये 20 आ गया। 39 माइनस 19 क्या हो गया,
20 हो गया, और 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं? वी नो दैट इज मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलेंगे आइसोटोन्स। तो आपने आइसोटोप्स देख लिया, आपने आइसोबार्स देख लिया, आइसोटोन्स देख लिया। अब हम बात करते हैं नंबर नेक्स्ट, इसका एग्जांपल आई होप यू हैव रिटन। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। करेक्ट, डन। अब आइए देखते हैं आइसोटोन्स के बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर द स्पीसीज विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो उसी को ही हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो गया? सपोज कर लिए हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, हमारे पास फ्लोरीन हो गया, सॉरी ऑक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, हमारे पास नियान हो गया, हमारे पास सोडियम हो गया, हमारे पास मैग्नीशियम आयन हो गया, या एल्युमिनियम आयन भी इस कैटेगरी में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे, ये दोनों एनायंस हैं, ये तीनों कैटायंस हैं, और ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें बच्चों तो क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि अगर उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गई। लेकिन ये ऑक्साइड आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। इसका एटॉमिक नंबर 9 में एक ऐड करेंगे कितना होगा? 10। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता ही है तो देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई बच्चा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक कम हो गया तो 10 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 कम हो गया तो 10 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 13, 3 कम हो गया तो 10 हो गया। तो यू कैन सी दैट इज क्या है? अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है किसी भी एटम, एलिमेंट या आयन, ठीक है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तो दैट इज नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं इसी क्रम में, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। डन, गुड। अब अगला देखते हैं बेटा, आइसोस्टेयर्स। बहुत कम आइसोस्टेयर्स आप देखने को पाए होंगे कि आइसोस्टेयर्स क्या कहते हैं। आइसोस्टेयर्स का मतलब होता है द एलिमेंट्स, सॉरी द आयंस या कंपाउंड्स वट एवर विच कंटेन सेम नंबर ऑफ आइटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आइटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं उसको आइसोस्टेयर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या करोगे? अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो बच्चों, जैसे मान लो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हम आइटम देखें, इसमें कितने आइटम्स हो गए? 1 and 1 2, 1 and 1 2। इसमें 2 आइटम हो गए, इसमें 2 आइटम हो गए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो 7 × 2 = 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 8, तो 6 + 8 = 14। तो आपने देखा कि जिसमें एटम्स की संख्या भी सेम हो और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या सेम हो तो दैट इज नोन एज द आइसोस्टेयर्स। तो ये सारे के सारे हम तब जान पाए जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का पता चल गया, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम जान गए कि किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं और उनके बेस पे हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। तो बेटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज पहला लेक्चर था। अगला लेक्चर इससे आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे क्या पढ़ेंगे? तमाम मॉडल्स पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया
और उनकी क्या क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को अगले साइंटिस्ट ने कैसे उसको दूर किया। तो मॉडल्स एंड ड्रॉबैक ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसको प्रिपेयर करेंगे और इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।